चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के और अकबर के सियासत में से लड़ रहे उनके सेनापति मान सिंह की लड़ाई को जानते हैं और देखते हैं हल्दी घाटी का असल सत्य, जो शायद आपको बुक में ना मिले लेकिन मेरे ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ म्यूज़ियम में जाकर और सारे रिकॉर्डिंग किया हूँ और सारे परमिशन ऑफिशियल थे मेरे। मैंने ऑफिशियल परमिशन लेके सारी रिकॉर्डिंग की और उसके बाद आप लोगों तक जितने भी बात पहुंचा रहा हूं वो सारे ऑथेंटिक है, सारे ऑथेंटिक लिंक से पहुंचा रहा हूं। दो पहाड़ों के बीच की संकरी जगह को दर्रा कहा जाता है। हल्दी घाटी का दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना छोटा रास्ता है जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। इसी दर्रे और इसके आसपास के जंगलों में रहकर मेवाड़ की सेना ने मुगलों को कई बार सामना किया है। इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, वर्तमान में हल्दी घाटी एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस भी है। हल्दी घाटी गुलाब की खेती और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे खमनौर और बलीचा गांव के बीच है। हल्दी घाटी के पीली मिट्टी देखने में एकदम हल्दी जैसे रंग की है और इसी वजह से इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध राजपूती इतिहास और भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध रहा है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाने वाला हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास का गवाह है। मेवाड़ पर कई असफल आक्रमण करने के बाद जून 18, 1576 को अकबर ने जयपुर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में अपने 20,000 सैनिकों की फौज महाराणा प्रताप को सामना करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत लड़ाकों के अलावा जंगल के भील आदिवासी और उनके मित्र राज्यों के प्रतिनिधि थे। महाराणा की सेना अकबर की बड़ी फौज की संख्या में बहुत ही कम थी। कहा जाता है कि महाराणा के सेना में केवल 3500 कुल संख्या थी। राणा के सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया और उन्हें रक्ततलाई तक ले आई। रक्ततलाई में 6 घंटे का भयंकर युद्ध हुआ, जो कि महाभारत जैसा ही था। 6 घंटे के युद्ध के बाद दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहकर गुरिल्ला पद्धति से मुगलों से युद्ध करते थे। वो जंगलों में रहे और अपने सेना को मजबूत करते रहे। महाराणा प्रताप के जीवन भरे युद्ध में उन्होंने अपना लगभग सारा राज्य वापस जीत लिया। 1597 में महाराणा प्रताप ने चांडम में अपनी अंतिम सांस ली। हल्दी घाटी दर्रे से चेतक के समाधि के रास्ते में महाराणा प्रताप की एक गुफा है। युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति तैयार करने और उसके बाद भी इस गुफा को हथियार सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह गुफा बाहर से देखने पर एक छोटी सी गुफा लगती है, लेकिन इसके अंदर जाने पर आप देख सकते हैं कि यह गुफा काफी बड़ी है। इसके अंदर एक रसोई घर, एक देवी मंदिर और घोड़ों को बांधने की जगह भी है। गुफा के पीछे पानी की एक धारा हमेशा बहती रहती है। गुफा के अंदर से एक गुप्त सुरंग निकलती है जो एक तरफ चित्तौड़गढ़ और दूसरी तरफ एक लिंगजी मंदिर तक जाती है। अभी ये सुरंग सुरक्षा कारणों से बंद है। इसे रण मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि महाराणा प्रताप की गुफा से कुछ ही दूरी पर है। चेतक की मृत्यु के बाद उसे इसी जगह पर लाया गया था। चेतक के समाधि पर एक छतरी बनी है और साथ में एक शिलालेख है। चेतक के समाधि एक पुराने शिव मंदिर के साथ में बनी हुई है। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। यह पुराना शिव मंदिर मुगलों के आक्रमण का साक्षी रहा है। शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी की खंडित मूर्ति भी इसी बात को दोहराती है। हल्दी घाटी से थोड़ी ही दूरी पर एक हल्दी घाटी म्यूजियम भी है। हल्दी घाटी म्यूजियम एक प्राइवेट म्यूजियम है जो इसके फाउंडर मोहनलाल श्रीमाली के पैशन का स्वरूप है। ये म्यूजियम महाराणा प्रताप के जीवन और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी देता है। म्यूजियम में बने स्टैचू हल्दी घाटी के युद्ध की अलग अलग घटनाओं को दिखाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने अपने घोड़े चेतक को हाथी का मास्क पहनाया था, जिससे युद्ध में दुश्मन के हाथी उसे छोटा हाथी का बच्चा समझ उस पर हमला न करे।
राजपूती सेनाओं में हाथी कम होते थे और अक्सर युद्ध में घोड़ों को इस तरह से युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हाथी पर बैठे अकबर के सेनापति मानसिंह तक पहुंच गया और तब महाराणा ने उस पर वार किया। युद्ध के इस पल में हाथी के सूंड में बंधे तलवार से चेतक का पैर कट गया। इसके बाद महाराणा के सेनापति ने महाराणा को युद्ध से बाहर भेजा और उनकी जगह ली। महाराणा प्रताप के जीवन और युद्ध की एक छोटी फिल्म यहाँ दिखाई जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद टूरिस्ट एक लाइट एंड साउंड शो देखते हुए म्यूजियम के बाकी जगहों को देखते हैं। यहाँ महाराणा उदय सिंह और पन्ना धाय की कहानी, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बाद के जीवन और उसकी घटनाएं लाइट साउंड के शो के जरिए दिखाई जाती है। इस शो का टिकट 120 रुपए पर पर्सन है और 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए 60 रुपए और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। सो दोस्तों, मैंने अपने जितने भी थ्योरेटिकल नॉलेज थे वो सारे आप तक पहुंचा दिए। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस म्यूजियम का वो शो जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध पर बना है। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने
अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये दृश्य चुनिया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक
बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। इस शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी
कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। सुनना है सभी को, ये सभी महाराणा प्रताप के मित्र और मेवाड़ की अलग क्षेत्र के सेनापति, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्धों में महाराणा प्रताप का सहयोग किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी के साथ यह आपका समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा यह गन्ने का जूस? बहुत बढ़िया। जो हम लोग पीते हैं वो नए अंदाज का पीते हैं, न्यू टेक्निक के साथ। ये प्राचीन चरखी है जो आज हम लोग नए जमाने के लोग प्राचीन चीज़ों को देख रहे हैं। जो 18 जून 1576 को लड़ाई हुआ था और उसके बाद यहाँ पे चेतक यहीं पे घायल हुआ था और एक दिन का लड़ाई था और उसके बाद चेतक वहाँ पे अपना प्राण का आहुति दे दिया था। और मेरे साथ दूसरा ब्लॉगर गब्बर बैरागी। लाइक करें या ना करें, मेरे ब्लॉग को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में जो कैमरा है, ये शौर्या फेक स्नैपशॉट नहीं, शौर्या स्नैपशॉट वाले सीजन शौर्या का कैमरा है। तो उनकी पूरी विरासत मेरे हाथ में है इस वक्त। और मैं अभी चाहूँ और मेरे मन में अगर कोई चोर होगा तो मैं पूरा का पूरा चैनल बंद करा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं दोस्तों। मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ। बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जैसे उनके सब्सक्राइबर्स और आप लोग उनके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो, मेरे ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद। नहीं तो इस कैमरा का हालांकि किस हिस्ट्री पे भरोसा करें हम लोग? उन यूरोपियंस की हिस्ट्री पे, जिसे हम लोग यूरो सेंट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, या फिर भारतीयों की हिस्ट्री पे जो कि सच्चाई बोलता है, जो यहाँ के लोक कथा और यहाँ के लोग बोलेंगे आप लोग, उदयपुर के, भारत के, अपने हिंदुस्तान के। हालांकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पर्सपेक्टिव होती है। हो सकता है कि लोक कथा लिखने वाले लोग थोड़ा ग्लोरीफाई करें, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि एक भारत के बारे में एक भारतीय जो लिखेगा वो कोई यूरोपियन नहीं लिख सकता। लेकिन मैंने जो भी बातें कही है वो सारे बातें कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक लिंक से मैंने बात किया। हालांकि मैं अपना कोशिश करता हूँ कि जितने भी हिस्ट्री की बातें करूँ वो एक ऑथेंटिकली यूज़ करूँ, और जो लोक कथा के लोग मुझे बताते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं